हेलो एवरीवन। तो अपना यूनिट और मेजरमेंट का चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने उसमें कवर कर लिए हैं। या तो अपने को क्वेश्चन मिल जाएंगे ऐसे कि ऐसे एग्ज़ाम में, अगर नहीं भी मिलते हैं तो कॉन्सेप्ट उससे बाहर नहीं जाएगा। यानी कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इतने सारे मैटर से आप क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करके आओगे। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी इससे भी अच्छी रिहर्सल हो जाएगी, तो आप मेरे से भी फास्ट करना सीख जाओगे। ठीक है, अब अपना जो नया चैप्टर चलेगा वो चलेगा मोशन इन 1D 2D 3D। यानी आप अपने को इसमें बहुत सारे सब टॉपिक हैं। तो थ्योरी में अभी अपन क्या करेंगे कि मैंने इसको कैटेगराइज किया है कि अपन 4 टॉपिक पढ़ेंगे। 1D मोशन, 2D मोशन, 3D। इसमें से 4 मैंने निकाले हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को पहले एक बार अपन एक लेक्चर या 2 लेक्चर में थोड़ा थ्योरी का बताएंगे। उसके बाद अपन न्यूमेरिकल्स करते जाएंगे तो अपना सारा का सारा क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कवर होता जाएगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन की बात करूं तो मोशन इन 1D, या तो अपना क्वेश्चन 1D से आता है। तो 1D में कौन सा है, मोशन अंडर ग्रेविटी 1D का एग्जाम्पल है। जहाँ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होता है वहाँ 1D मोशन बोलते हैं। जहाँ 2 कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं तो 2D। अगर 3 कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में तो अपना मोशन इन 3D। ठीक है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी 1 डायमेंशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशन है, और एक पढ़ेंगे अपन इसके साथ साथ इसी में ऐड करके चलेंगे, सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन भी अपना क्या है, 2 डायमेंशन है। और एग्ज़ाम में मैक्सिमम टाइम मैं आपको बता दूं क्वेश्चन जो अपना आता है ना वो आता है 2D से। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल है, सब जानते हैं। पहला तो बताता हूँ क्योंकि इनमें जो है ना इक्वेशन ऑफ मोशन में जो चीज़ यूज होती है वो अपनी यूज होती है। जैसे मोशन में अपन 3-4 वेरिएबल काम मिलेंगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब। तो उसमें अपने को ज़रूरत पड़ती है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की। तो ठीक है, अपन स्टार्ट वहाँ से करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं डिफरेंशिएशन का। ठीक है, मान लो कोई फंक्शन है अपना x का और उसको मैंने लिखा y = fx, यानी y है वो किसी x का फंक्शन है, x वेरिएबल का। ठीक है, जब आप इसको एक एक्सिस को y एक्सिस दूसरी को x एक्सिस नाम लेके मैं बोलूँ, जब इसका अपन ने ग्राफ खींचे तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यानी बात कर रहे हैं अपन डिफरेंशिएशन की, वो कैसे डिफाइंड होता है कि मान लो कि मैं बोलूँ कि यहाँ कोई पॉइंट है अपना x1, उसमें थोड़ा सा चेंज करें तो x + Δx, ये पॉइंट दूसरा पहुँच जाएगा x + Δx। तो y में कितना चेंज होगा, y + Δy। ठीक है, तो एक रेशियो डिफाइन करते हैं कि Δy यानी कि चेंज इन y बाई Δx यानी चेंज इन x। अगर इसकी लिमिट Δx टेंडिंग टू 0, Δy टेंडिंग टू 0 हो जाए तब अपन इस क्वांटिटी को बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन, यानी कि dy/dx। ये होता है प्रेजेंट करने का तरीका। बोलेंगे क्या, x के रेस्पेक्ट में, y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आपको पता है। लेकिन अपना काम क्या है, डिफरेंशिएशन क्या प्रेजेंट करता है, किसी पॉइंट x = x0। यानी आपको एक ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ पे कोई पॉइंट है, सपोज करो ये पॉइंट है अपना x0। तो मैं बोलूँ इस फंक्शन का dy/dx किस पॉइंट पे x = x0 पे क्या प्रेजेंट करता है या क्या प्रोवाइड करवाता है। तो याद रखना ये अपने को प्रोवाइड करवाता है स्लोप, या फिर बोल देते हैं अपन टेंजेंट। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में आपने इसको डिफरेंशिएट किया। ठीक है, तो सपोज करो ये इसका अगर टेंजेंट है तो ये टेंजेंट कितना एंगल बनाएगा, तो यानी ये चीज़ dy/dx इस पॉइंट के ऊपर आपको क्या प्रोवाइड करवाएगी, वो करवाएगी tan थीटा। टेंजेंट वो tan थीटा, जहाँ थीटा किसके साथ एंगल है, थीटा जो एंगल है इस स्लोप का x एक्सिस के साथ। ठीक है, तो आपको
dy बाई डी एक्स किसी पॉइंट पे क्या बताएगा, उस ग्राफ के ऊपर उसका स्लोप, कि उसका स्लोप कैसा है। ठीक है, थीटा अब 90 से कम होगा तो स्लोप पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आने का मतलब है अगर ऐसी ऐसी लाइंस होंगी तो अपनी पॉजिटिव होगी स्लोप। अगर थीटा 90 होगा तो स्लोप अपनी इनफाइनाइट आ जाएगी। अगर थीटा 90 से ज़्यादा होगा यानी कि ऐसी स्लोप बनेगी, जैसे मैं इस पॉइंट पे बताऊं तो आपको लगभग सारी स्लोप कैसी हैं, पॉजिटिव ही है। ठीक है, अगर ये ग्राफ ऐसे होता तो इन पॉइंट्स पे क्या होती है अपनी स्लोप, नेगेटिव। इन पॉइंट्स पे स्लोप कैसी होती, नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव स्लोप का मतलब है टेंजेंट इसका 0 से ज़्यादा है। ठीक है, या थीटा क्या है, 90 से कम। तो फिज़िक्स में अपना काम इतना ही है। डिफरेंशिएशन क्या प्रोवाइड करवाता है, डिफरेंशिएशन जो कब प्रोवाइड करवाता है वो करवाता है अपना का स्लोप या फिर अपना टेन थीटा। ठीक है, और इंटीग्रेशन क्या प्रोवाइड करवाता है इसी के बारे में देख लेते हैं। मान लो एक फंक्शन है अपना y, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो हम बोलता हूँ कि इंटीग्रेशन y dx। सपोज करो कोई आपको फंक्शन दे रखा है ऐसा, तो ये बोल रहा है कि y का dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन ये क्या प्रेजेंट करता है। मान लो मैं कोई दो पॉइंट लेता हूँ, एक x1 और एक x2। तो भाई इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो अपने को जो dx है वो कहाँ से कहाँ तक लेना है, x1 से x2 y dx। ठीक है, या फिर x1 से x2 fx dx। तो ये क्या चीज़ प्रोवाइड करवाती है, ये आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये करवाती है एरिया, क्या प्रोवाइड करवाता है, एरिया अंडर कर्व एंड एक्सिस। कौन सी एक्सिस, जिसके रेस्पेक्ट में अपन इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। इंटीग्रेशन का मतलब है किसी भी कर्व का, किसी भी फंक्शन का जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो कर रहे हो जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो उसी एक्सिस के अंडर उसका एरिया। ठीक है, इससे ज़्यादा अपने को कुछ भी ज़रूरत नहीं है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में। बाकी अपन सिंपल जानते हैं साइन का कोस को, उसका माइनस साइन, ये सब वगैरह तो अपना मैथमेटिकल टूल है। ठीक है, ओके, तो मैं इसको रब कर देता हूँ, एक बार आप इसको देख लें। ओके, तो अपना अब जो अपनी चीज़ सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं कि सबसे पहले टर्मिनोलॉजी लेके चलते हैं अपन। एक होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। जब भाई अपन मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो अपने को ये पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं और डिस्टेंस किसे कहते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जैसे मान लो कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट ए से बी मूव करके आया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए बी, यानी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जबकि डिस्टेंस क्या होगी, जिस पाथ से गया है वो सारी क्या करनी है आपको, कैलकुलेट। दो पॉइंट के बीच में खूब सारी डिस्टेंस हो सकती है, जो मिनिमम या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसी को अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा, दूसरा होता है अपना वेलोसिटी एंड स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस अपनी स्केलर क्वांटिटी है, ये मैंने वैसे भी लेक्चर फर्स्ट में बता दिया था, वेक्टर वॉल्यूम फर्स्ट में। डिस्प्लेसमेंट अपनी क्या होती है, इस वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस स्केलर। ऐसे ही वेलोसिटी स्पीड स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड अपनी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये क्या होती है, डिफाइंड ऐसे होती हैं। तो वेलोसिटी जो होती है वो होती है अपनी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम
टेकन टी, मतलब टी टाइम में या डी टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट अपन ने कवर किया है। डिनोट कैसे किया जाता है, डी एस अपॉन डी टी। ठीक है, स्पीड क्या होती है, स्पीड अपनी होती है चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल, कितने टाइम इंटरवल में कितनी डिस्टेंस चेंज हुई है। ठीक है, इसको लिखते हैं डी एस अपॉन डी टी। अंतर कुछ नहीं है, ये वेक्टर प्रॉपर्टी, ये वेक्टर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसी प्रकार अपना होता है एसेलरेशन। तो एसेलरेशन में क्या पढ़ते हैं अपन, इसको डिफाइंड किया जाता है ए से। ए क्या होता है अपना, इसको वी से डिफाइंड किया जाता है। वेक्टर नहीं लगा तो स्पीड है, और वेक्टर लगा है तो अपनी वेलोसिटी है। ठीक है, एसेलरेशन होता है ए, वो होता है, याद रखना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, कितने टाइम इंटरवल में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई। याद रखना चेंज इन वेलोसिटी लिखा है मैंने, ना कि चेंज इन स्पीड। ठीक है, तो वेलोसिटी में दोनों चीज़ होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। तो ये चीज़ समझ सकते हैं अपन, एसेलरेशन में चेंज दो टाइप से हो सकता है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सीधा सीधा, ठीक है, अब वो चलते चलते उसकी स्पीड बढ़ गई, तो यहाँ उसकी स्पीड थी v1, यहाँ उसकी स्पीड हो गई v2, तो हो गया एसेलरेट। एसेलरेट होने का मतलब है स्पीड बढ़ गई, तो ये समझ सकते हैं कि स्पीड में चेंज हो गया। देखो वेलोसिटी में दोनों चीज़ होती है, स्पीड प्लस डायरेक्शन। तो यहाँ क्या है, स्पीड बढ़ने की वजह से वेलोसिटी बढ़ गई या वेलोसिटी में चेंज हो गया, तो चेंज इन वेलोसिटी और टाइम कितना लिया v1 से v2 होने में, तो ये भी एसेलरेशन है। दूसरा है चेंज इन वेलोसिटी में, दूसरा एक कॉन्सेप्ट और भी छिपा है, वो है डायरेक्शन का। सपोज करो कोई चीज़ ऐसे आर्क में घूम रही है, ठीक है, उसकी स्पीड है v, हर पॉइंट पे कितनी है v, यहाँ एसेलरेशन है। देखो अगर फॉर्मूला अपना चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम होता तो इसमें एसेलरेशन होता, और यहाँ एसेलरेशन 0 बोलता अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। लेकिन आप समझो चीज़ को, वेलोसिटी में दोनों चीज़ें, स्पीड तो स्पीड में चेंज हुआ तो मैं लिख दिया v2 माइनस v1 अपॉन डी टी, भाई डी टी टाइम बाद चेंज हो गया। यहाँ देखो स्पीड इसकी कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन क्या होती है, टेंजेंट से निकालते हैं, या इस पॉइंट पे टेंजेंट ये वाला है, इस पॉइंट पे टेंजेंट, तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से भी चेंज इन वेलोसिटी हो गया। तो यहाँ भी क्या है, एसेलरेशन प्रेजेंट है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, इतने याद रखने, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बोला मैंने, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, अब एक चीज़ इसमें खास चीज़ याद रखनी थी, वो ये थी कि जो अपनी कोई भी अगर कोई बॉडी मूवमेंट में है तो डिस्टेंस है ना, वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर या उससे ज़्यादा होगी। भाई डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अगर ये लीनियर मोशन में है तब तो जितनी डिस्टेंस उतना ही डिस्प्लेसमेंट। अगर ये इसके अलावा कोई जैसे आर्क टाइप में है तो अपन बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट तो ये है, और जबकि डिस्टेंस ये है, तो यानी कि डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा। दूसरी, डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ आता है उसका स्लोप है वो हमेशा 0 से बड़ा ही होता है, या 0 हो सकता है। ठीक है, लीनियर मोशन में 0 हो जाएगा बड़ा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का स्लोप, डिस्प्लेसमेंट और वर्सेज टाइम, तो इसका स्लोप कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, 0 या नेगेटिव। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि अगर मैं s और t में ग्राफ खींचूं तो उसका स्लोप अपने को क्या देगा, वेलोसिटी। अगर मैं v और t में ग्राफ खींचूं तो उसका स्लोप क्या देगा, भाई एसेलरेशन को ये भी तो लिखा जा सकता है dv/dt, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर मैं v और t में ग्राफ खींचूं तो जो स्लोप आएगा या टेंजेंट आएगा या इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो अपने को क्या प्रोवाइड कराएगा, एसेलरेशन। ठीक है, अगर एसेलरेशन, देखो इस चीज़ को कॉन्सेप्ट में समझो थोड़ा सा। अगर मैं बोलूँ कि स्पीड अपनी है ds/dt, इसका मतलब ये है
कि एस और टी के ग्राफ में जो भी स्लोप होगा वो क्या डिफाइंड करेगा, वेलोसिटी। ठीक है, अगर इसी ग्राफ को मैं वी और टी में खींचूँ, वी और टी में, तो जैसे मान लो कोई भी ग्राफ अपना है, ठीक है, तो इसके एरिया अंडर कर्व है, यानी एरिया अंडर कर्व के लिए क्या लिख सकता हूँ मैं, इंटीग्रेशन वी डी टी। इन फंक्शन क्या है, वी किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, टाइम के, तो वी इंटू डी टी क्या आता है अपना, डी एस। ठीक है, तो ये क्या चीज़ प्रोवाइड करवाएगा अपने को, ये डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करवाएगा। तो यहाँ से अपन चेक कर सकते हैं ना कि एस और टी का ग्राफ खींचूँ और उसका अगर स्लोप निकालेंगे तब तो वेलोसिटी मिलेगी। अगर वी और टी का ग्राफ खींचें तो इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अगर इसके किसी पॉइंट पर आप टेंजेंट खींचोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, वी और टी का ग्राफ है। अगर वी और टी का ग्राफ को डिफ्रेंशिएट करोगे यानी कि उस पर टेंजेंट खींचोगे तो आपको उस पॉइंट पे एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, अगर इसको वी इंटीग्रेशन डी टी करोगे, यानी इंटीग्रेशन मतलब इसके अंडर का एरिया, तो ये एरिया क्या प्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो यानी वी और टी ग्राफ में दोनों चीज़ मिल जाती है अपने को। ठीक है, इस ग्राफ की क्वालिटी है, आपको एक्सेलरेशन भी प्रोवाइड करवाता है और डिस्प्लेसमेंट भी। ठीक है, तो चीज़ें थोड़ी क्लियर हुई कि इन चीज़ों का फीलिंग क्या है। ठीक है, ओके, मैं इसको एक बार ओके। तो बात कर रहे थे अपन वेलोसिटी। सपोज करो आपको एक ग्राफ दिया गया है, यानी आपको इधर दिया गया उसका डिस्प्लेसमेंट, इधर दिया गया आपको टाइम। ठीक है, और कोई ग्राफ खींचा गया है। अब ये कि आप क्या करोगे, मान लो एक पॉइंट लिया है आपने, या सपोज करो इसके किसी पॉइंट पे आपने टेंजेंट खींचा, तो टेंजेंट आपको क्या प्रोवाइड करवाएगा, वेलोसिटी। और वैसे वेलोसिटी अपन जानते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट यानी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी की। सपोज करो कि t1 टाइम पर इसका डिस्प्लेसमेंट था अपना x1। ठीक है, तो और t2 टाइम बाद, थोड़ा ग्राफ को और अच्छा से कर देता हूँ, और t2 टाइम बाद इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया अपना x2। तो भाई इसके ऊपर स्लोप या इसका डिफरेंशिएशन अपने को क्या प्रोवाइड करवाएगा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को मैं यही तो लिखूँगा x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन कितना टाइम इंटरवल उसमें था। अब ये चीज़ अगर आप इस ट्राइंगल में देखोगे, ये वाले ट्राइंगल में, ठीक है, इसको जूम आउट करके रखोगे तो ये ऐसा ट्राइंगल है आपका। ठीक है, इस ट्राइंगल में देखोगे तो आपको पता है ये x2 पोजीशन है, ये x1, ये t1 टाइम है, ये t2 टाइम है। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं, बट आपको ये tan थीटा डिसाइड करवाएगा, यानी ये टेंजेंट बताएगा। तो यही जो चीज़ है अपनी टेंजेंट। अब यहाँ से अगर आप थीटा निकालोगे तो क्या आएगा, ये पोजीशन, ये सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है अपना, ये वाली हाइट, यानी कि x2 में से x1 हटा दो तो ये बचेगा x2 माइनस x1 अपॉन ये वाली बेस। बेस क्या है अपना, t2 में से, इतने में से ये वाला पार्ट हटा दो, यानी t2 माइनस t1। तो ये क्या चीज़ प्रोवाइड करवाती है अपने को, tan थीटा, ये इसका वो वेलोसिटी प्रोवाइड करवाती है। कब, जब x और t में ग्राफ खिंचाओ। ठीक है, अब आपको 2 पॉइंट और बताता हूँ मैं, वो याद भी रखनी कि एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है भाई, डिस्टेंस जितनी कवर की और उसमें कितना उसने टाइम टेक किया, यही तो होता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज निकालेंगे तो सारी डिस्टेंस को ऐड करेंगे, सारे टाइम को ऐड करेंगे तो सारी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूँ मैं, एवरेज स्पीड, तो सारी डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, या फिर ऐसा लिख सकता हूँ मैं, समिशन ऑफ डिस्टेंसेज अपॉन समिशन ऑफ टाइम इंटरवल। मैं बोलूँ 2 मिनट में 5 मीटर चला, 3 मिनट में 10 मीटर चला, 4 मिनट में 15 मीटर चला, तो क्या करेंगे, सारी डिस्टेंस को ऐड कर देंगे, सारे टाइम को ऐड कर देंगे, तो एवरेज स्पीड आ जाती है। तो एवरेज स्पीड कब, ये 2 चीज़ें ये कॉन्सेप्चुअल हैं, वे याद रखना। यदि कोई कण
समान दूरियां किस किस वेलोसिटी से, मान लो v1 v2 v3 vn चालों से तय करता है, तब औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड कितनी होती है। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, याद रखना कितना, समान दूरियां मतलब है इक्वल डिस्टेंस है। जैसे बोले कि ये d डिस्टेंस है, इसको इसने v1 वेलोसिटी से वो किया, अगली d डिस्टेंस है उसको v2 से किया, अगली d डिस्टेंस है उसको v3 से किया। ऐसे आपको मान लो दे दे कि बहुत सारी, ये अगली d डिस्टेंस है वो किससे किया, vn से किया। तो इनकी औसत चाल है वो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं इनके हार्मोनिक मीन से। हार्मोनिक मीन कैसे डिसाइड करते हैं कि v ऑफ एवरेज किसका, इस मोशन का जिसमें उसने समान इंटरवल में यानी कि समान डिस्टेंस या इक्वल डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से कवर की है। तो 1/v एवरेज वो निकाला जाएगा 1/n इंटू 1/v1 1/v2 प्लस 1/vn। इसे बोलते हैं हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मीन। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ, देखो आता कहाँ से है, 2 के लिए अप्लाई करके देखते हैं। जैसे भाई d डिस्टेंस उसने v1 से कवर की, अगली d v2 से, तो मैं बोलूँगा टोटल डिस्टेंस v एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, d प्लस d। ठीक है, इसमें टाइम कितना लगा, मान लो t1, इसमें टाइम कितना लगा, मान लो t2। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो टाइम कितना होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये तो होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो कितना टाइम लेगा इसमें, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो v एवरेज अपना क्या आएगा, d प्लस डी अपॉन डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अगले में कितना टाइम लेगा, डिस्टेंस कितनी कवर की, d, स्पीड कितनी थी, v। ठीक है, तो ये d से d कट जाएगा, तो अपने पास यही तो आएगा। अब आप इसको अगर करके देखेंगे रिवर्ट, तो अपना यही आता है। इसका मतलब मैं सब के लिए लिख सकता हूँ, अलग अलग d के लिए। एक तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट थी। दूसरी क्या थी, दूसरी है अगर ये समान समय अंतराल में यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल में v1 v2 इन स्पीड से कवर करता है, तो इसका औसत चाल या एवरेज स्पीड जो होगी वो कितनी होगी, वो डायरेक्ट होगी भाई। ठीक है, ये कैसा है, ये होता है अपना अर्थमेटिक मीन AP, ये अपना होता है HP हार्मोनिक प्रोग्रेसिव मीन, या ये AM अर्थमेटिक मीन, ये हार्मोनिक मीन। कब, जब बोलूँ समान टाइम इंटरवल में। समान टाइम इंटरवल का मतलब है कि आपको बोले कि t टाइम में v1 वेलोसिटी से चला, t टाइम में v2 वेलोसिटी से चला, t टाइम तक v3 वेलोसिटी तक चला, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, v1 प्लस v2, यानी कि इसको कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट। ओके, एक बार इसको देख लें, फिर मैं रब कर लेता हूँ, क्योंकि रब करने से अपना क्या है, टाइम बच जाएगा। तो मैं इसको रब करूँगा फिर लिखूँगा। ठीक है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। तो अब जो अपन पढ़ रहे हैं वो है अपना पॉइंट इक्वेशन ऑफ मोशन। जर्नली अपने पास 3 होती है इक्वेशन ऑफ मोशन, लेकिन अपने जो काम आएंगी वो सभी एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको डिनोट करते हैं, मैं लिखते जाता हूँ, v इज इक्वल टू u प्लस at। अब आपको पता चल रहा होगा v स्पीड है, ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन, ये टाइम। ठीक है, अपन इनके जर्नल मीनिंग भी लिखेंगे। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। ठीक है, इनको ड्राइव करने की ज़रूरत भी नहीं है अपने को। दूसरा होता है v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। ठीक है, v² को v.v लिखा जा सकता है, u² को u.v, तो ऐसा फॉर्मेट भी लिखा मिलता है आपको, v.v इज इक्वल टू u.u प्लस 2a.s, दोनों सेम थिंग है। ठीक है, एक अपनी होती है
कि nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, याद रखना nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, इसको लिखते हैं एस एन। वैल्यू होती है अपनी u प्लस a/2 इंटू 2n-1। ठीक है, एक पॉइंट और याद रखना अपना, यदि a इज नॉट गिवन, a इज नॉट गिवन, अगर आपको एक्सेलरेशन नहीं दिया और आपको पूछता हो डिस्प्लेसमेंट, तो वो आता अपना u प्लस v/2 इंटू टी। ठीक है, अब इनकी अपन को क्या देखनी है, इनकी मीनिंग क्या है भाई, आपको याद भी रखनी है डायरेक्ट, इसमें से आपको कुछ भी नहीं है कि भाई आप इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, अपन इसको बस अप्लाई करना सीखेंगे। अब इनके फिजिकल मीनिंग क्या है, u तो अपना है उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब है विद डायरेक्शन। v अपना है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, और a अपना है एसेलरेशन। ठीक है, अगर a पॉजिटिव है तो एसेलरेशन, नेगेटिव है तो डी एसेलरेशन या मॉडरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, t है टाइम ड्यूरिंग मोशन, और क्या चीज़ है अपना, और कुछ है नहीं, वेरिएबल यही है। s क्या है, s है डिस्प्लेसमेंट, कौन सा डिस्प्लेसमेंट, जो उसने क्या किया है, कवर्ड इन टी टाइम, टी टाइम में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर्ड किया है, वो चीज़ है। ठीक है, यानी कि ये क्या फिनोमिना है कि अपने पास कोई पार्टिकल है, वो मोशन कर गया जैसे ए से बी, तो मैं बोलूँ ए टाइम पे इसकी मान लो ये है, जब जहाँ से मोशन स्टार्ट होता है वो अपना है इनिशियल स्पीड। ठीक है, और उसने यहाँ से बी तक आने में कितना टाइम लिया, मान लो टाइम उसने लिया टी, तो इसके बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v। भाई वेलोसिटी बढ़ भी सकती है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हुआ तो, एक्सेलरेशन नेगेटिव हुआ तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। यानी कि इनिशियल स्पीड उसकी u थी, टी टाइम के बाद उसकी फाइनल स्पीड कितनी हो गई v। एक्सेलरेशन कितना वर्क कर रहा था a, और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ s। याद रखना, इसमें डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, अपने को जो चीज़ चाहिए वो क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ऐसी फिनोमिना है कि भाई कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस पर एक कोई एक्सेलरेशन लग रहा है, इनिशियल स्पीड। अब ये चीज़ आपको कहीं भी यूज करनी है तो इनमें से रिलेशन निकाल के अपन करेंगे। ठीक है, यानी कि ये मोशन का कोई पार्ट है, उसको अगर आपको स्टडी करनी है तो आप ये वाले फॉर्मूले यूज लेंगे। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं अपन, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, क्लियर, यूज अपन लेंगे न्यूमेरिकल्स में, तो वहाँ सब चीज़ें सीख जाएंगे, इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं, अपने बस थ्योरी में पकड़ो कि ये चीज़ें आपको परमानेंट दिमाग में याद रहनी चाहिए। ओके, ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ। अच्छा, अब अपन दो चीज़ें पढ़ते हैं, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, एक अपना है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है त्वरित गति, यानी कि उसका एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, और इसमें क्या है, इसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब जितना है उतना कांस्टेंट है। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या चीज़ हमेशा ट्रू होती है, वो होती है कि वेलोसिटी जो डिसाइड करोगे वो अपनी क्या आएगी, ds/dt से। ठीक है, s किसका फंक्शन मिलेगा, टाइम का, डिस्प्लेसमेंट अपना टाइम का फंक्शन मिलेगा, उसको डिफ्रेंशिएट करते आपको
वेलोसिटी मिल जाएगी। एसेलरेशन के लिए क्या करेंगे, एसेलरेशन जो अपना होगा वो होगा अपना dv/dt, यानी पहले डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी आएगी, उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो आपको मिलेगा एसेलरेशन। इसके साथ साथ इसका एक और स्टैंडर्ड फार्मूला है, वो कहाँ से आता है कि dv/dt, इसको डिस्प्लेसमेंट से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये चीज़ वेलोसिटी होती है अपनी ds/dt, यहाँ से देखेंगे तो एसेलरेशन अपना निकल के आता है v dv/ds। बहुत सी जगह यही काम में आता है, यहाँ तक सबको पता है। ये कंपटीशन या फिर एग्ज़ाम्स में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब आप इसमें समझ सकते हो, अगर v वेलोसिटी टाइम का फंक्शन दिया है तो आप एसेलरेशन यहाँ से निकालोगे, अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया है तो आप एसेलरेशन यहाँ से निकालोगे, ठीक है। इसीलिए मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे आ जाते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन, ठीक है। यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन में क्या होता है कि अपना एसेलरेशन क्या हो जाता है, कांस्टेंट, और यहाँ पे एसेलरेशन अपना क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन में एसेलरेशन अपना कांस्टेंट हो गया तो किसी का फंक्शन नहीं बनेगा, तो हम क्या लिखेंगे, ये वाली चीज़ें इसमें भी ट्रू होंगी, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, इसमें ट्रू होंगी कि वेलोसिटी होगी वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एसेलरेशन होगा वो dv/dt, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट हो जाए तो इसमें अपने डायरेक्ट भाई आप इसको जब आप सोल्व करोगे इसको तो इसको लिखा जा सकता है ना, dv=a/dt। dv का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी a/t। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो यही तो लिखोगे, ए कांस्टेंट है बाहर ले आया, टाइम कितना लिया 0 से t, वेलोसिटी कितनी चेंज हुई u से v, भाई और थोड़ा लिख देता हूँ मैं, तो इसको ये तो लिखेंगे dv, u से स्पीड कितनी हुई v, a/dt, टाइम कितना लिया 0 से उसने t, तो इसको क्या लिखेंगे अपन, v माइनस u इज इक्वल टू, एसेलरेशन अपना क्या है, कांस्टेंट, तो v को क्या लिखा जा सकता है, u प्लस at। इसका मतलब है अगर यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन है तो इक्वेशन ऑफ मोशन अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ये अपन डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रखना ये डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि ये एसेलरेशन हो सकता है टाइम का फंक्शन हो सकता है वेलोसिटी का फंक्शन हो सकता है डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हो, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली तो अपन ये वाली चीज़ें कब डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, जब मोशन कैसा हो, यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड, ठीक है। इसका एग्जांपल है मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है भाई। ग्रेविटी में क्या होता है कि अर्थ होती है वो अपना एक एसेलरेशन लगाती है g, तो वो अपने इस प्रकार से लगाती है, यानी कि अर्थ की सरफेस पे देखोगे तो इसको अगर मैं जूम आउट करके लिखूं तो एसेलरेशन हमेशा कैसा लगेगा, अर्थ के सरफेस की तरफ, ठीक है। और इसकी वैल्यू अर्थ के आसपास g की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट, कितनी लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो जब बात करें कि g की वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट हो गई तो यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन हो गया। अब अपन पढ़ेंगे क्या, मोशन अंडर ग्रेविटी, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन का, पहली चीज़। दूसरी, मोशन अंडर ग्रेविटी सिंपल, अगर लीनियर मोशन है, मान लो कि सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट या ऊपर जा रहा हो या नीचे आ रहा हो, तो इस प्रकार से अपन देखें मोशन अंडर ग्रेविटी अपना वन डायमेंशन है। वन डायमेंशन मतलब इसको, यानी मोशन अंडर ग्रेविटी में ये चीज़ें अपन डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर जी वेरिएबल हुआ तो फिर आप इनको इसके पास आना पड़ेगा, इन तीनों के पास, ठीक है। क्लियर हो गया, ओके। तो मैं इसको, तो अब अपन चलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी मैंने जस्ट बताया है थोड़ी देर पहले, अपनी जो अर्थ है वो क्या लगाती है, फोर्स, किसी भी मास पे फोर्स लगाती है, मान लो mg, यानी कि वो कितना एसेलरेशन देती है g, किधर, टुवर्ड टू सेंटर, ठीक है।
एसेलरेशन का फिर अपन ग्रेविटेशन में और अच्छे से पढ़ेंगे, ये एसेलरेशन वेरिएबल भी होता है, लेकिन अर्थ के आसपास बोलते हैं कि जी की वैल्यू कितनी होती है, कांस्टेंट, 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी अपन इसी रेंज में पढ़ते हैं, तो यानी कि अपना जी क्या होता है, कांस्टेंट। अगर मैं इसको जूम आउट करके लिखूं तो अर्थ को मैं इस प्रकार बनाऊंगा, तो हर बार बोलूँगा जी किधर लगा है, नीचे की ओर। जब मोशन अंडर ग्रेविटी अपन पढ़ेंगे तो साथ में एक चीज़ चाहिए अपने को, साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन के लिए क्या लेंगे, सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन बनाएंगे, ठीक है। अगर रेफरेंस लाइन से वो वेलोसिटी ऊपर की ओर हुई तो मैं बोलूँगा कि वेलोसिटी कैसी लेंगे, पॉजिटिव। अगर वो रेफरेंस लाइन से नीचे की ओर हुई, नीचे की ओर हुई मतलब रेफरेंस लाइन से ऊपर की ओर पॉजिटिव, ऊपर की ओर पॉजिटिव, रेफरेंस लाइन से नीचे की ओर डायरेक्शन हुई, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी ऐसी है तो कैसे लेंगे, नेगेटिव। किस पे डिपेंड करता है, रेफरेंस लाइन पे। ये रेफरेंस लाइन अपन खुद बढ़ाते हैं, कहाँ से, जहाँ से मोशन स्टार्ट होता है वहाँ रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो समझ रहे हो कि अगर पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये वेलोसिटी, मैं अगर सीधा बोलूँ कि कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव, डिपेंड करता है अपने ऊपर। अगर अपनी रेफरेंस लाइन नीचे है तो ये वेलोसिटी नेगेटिव है, ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार मान लो अपनी रेफरेंस लाइन ऊपर हो तो भी अपनी बोल देंगे कि भाई साइन कन्वेंशन के ऊपर डिपेंड करता है, सॉरी कि साइन कन्वेंशन के ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने किस साइड को पॉजिटिव माना है। तो नॉर्मली जो अपनी रेफरेंस लाइन से ऊपर की तरफ डायरेक्टेड वेलोसिटी है वो पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड है वो नेगेटिव लेंगे। इसी रेफरेंस लाइन पे अपनी राइट हैंडेड कोई चीज़ लेंगे, वेलोसिटी हुआ एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट, तो वो कैसा लेंगे, पॉजिटिव। अदरवाइज कैसा लेंगे, यानी कि इस डायरेक्शन में कैसा लेंगे, नेगेटिव। ऐसे जो ऊपर की ओर डायरेक्टेड होगा वो पॉजिटिव, नीचे की ओर डायरेक्टेड होगा वो नेगेटिव, ठीक है। तो ये अपना क्या है, साइन कन्वेंशन। इसको बस एक बार दिमाग में सेट कर लें। रेफरेंस लाइन से ऊपर गए या ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है तो वो वेलोसिटी हो चाहे एक्सेलरेशन हो पॉजिटिव, और उससे नीचे की तरफ डायरेक्टेड है तो नेगेटिव। अब देखो कि इस अर्थ पे ग्रेविटेशन कहीं भी हो नीचे की ओर लगेगा, टुवर्ड अर्थ। अब रेफरेंस लाइन अपनी चाहे ये हो चाहे ये हो, कुछ भी हो, ग्रेविटेशन हर बार क्या लगेगा, नीचे। यानी कि एक्सेलरेशन क्या लूँगा मैं, माइनस ऑफ जी। माइनस ऑफ जी का मतलब है कि ऊपर अगर प्लस लिया है तो माइनस किधर शो करता है कि अपनी रेफरेंस लाइन से नीचे की ओर डायरेक्टेड है। बस ये चीज़ एक बार सीख लो, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन अपने नहीं होते, ठीक है, ठीक है। तो अब मोशन अंडर ग्रेविटी में मैं 2 स्पेशल एग्जांपल लेता हूँ। बस सिंपल सा पढ़ते हैं, उसके बाद तो अपन न्यूमेरिकल्स में पढ़ेंगे। कि अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन सबको पता है क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये किसके लिए है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, यानी जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। मोशन अंडर ग्रेविटी अर्थ के आसपास कांस्टेंट होता है, वैल्यू कितनी होती है जी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब मान लो ये अपनी अर्थ की सरफेस है, 2 चीज़ पढ़ेंगे, दोनों सेम एग्जांपल लेंगे। एक हाइट, पहला तो है कि अपन कोई ऑब्जेक्ट है उसको अपन ने ऊपर की तरफ थ्रो किया है, पहला केस। दूसरा केस है कि अपने पास किसी हाइट h पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसको अपन ने क्या किया है, ड्रॉप किया है, ठीक है। दोनों चीज़ों को आराम से पढ़ेंगे, क्लियर। अब देखो क्या चीज़ है, जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, इसको मान लो मैंने फेंका है u स्पीड से, जैसे ये ऊपर जाएगा तो u कैसा लूँगा मैं, पॉजिटिव। इस पर ये अर्थ की लाइन है, इसका मतलब इस पर ग्रेविटेशन हमेशा नीचे की ओर लगेगा, यानी एक्सेलरेशन किस तरह लगेगा, नीचे की ओर। अब देखो भाई वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, यानी कि
बॉडी ऊपर जा रही है और नीचे उसको तरफ कोई अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो जाएगी। किसकी वजह से? एक्सेलरेशन की वजह से, क्योंकि एक्सेलरेशन किस में? अपोजिट साइड में। अगर ये सेम साइड में होता तो इसको बढ़ा देता इसकी स्पीड को। भाई सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उसको एक्सेलरेट भी इधर कर रहे हो, स्पीड भी इधर ही है, जा भी पहले से इधर रहा है, आप धक्का भी दे रहे हो तो तेज़ हो जाएगा। आ उधर से रहा है, धक्का इधर से दे रहे हो तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। यानी कि ग्रेविटेशन ये ऊपर जाएगा तो इसकी स्पीड को कम करेगा। तो एक टाइम आएगा कि स्पीड कम होते होते एक हाइट h पे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? ज़ीरो होते ही एक्सेलरेशन, देखो एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन नहीं है, कांस्टेंट है, हर बार लग रहा है, चाहे आपका ऑब्जेक्ट यहाँ हो चाहे यहाँ हो। अब ये ऊपर गया तो भी लग रहा है, भाई ये स्पीड धीरे धीरे कम हुई, यहाँ आके रुक गया, अभी भी एक्सेलरेशन लग रहा है। ये एक्सेलरेशन क्या करेगा? उसको वापस लाएगा तो यहाँ स्पीड एक बार क्या हो जाएगी? 0। उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ती वापस यहाँ तक बढ़ती आएगी। ठीक है, तो अपन यहाँ से यहाँ तक जब ये बिल्कुल टॉप हाइट पे जाएगा तो अब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। अब इसको मोशन को इसमें अगर अपन रीड करें तो मैं लिख सकता हूँ ना कि भाई फाइनल वेलोसिटी क्या हुई? 0। भाई इसकी रीडिंग करूँ कि भाई कितने टाइम में ऊपर गया, ऊपर जाने का टाइम, फाइनल वेलोसिटी क्या हुई? 0। फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड ही ले लेंगे। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u, ऊपर की ओर है तो प्लस, एक्सेलरेशन किधर लग रहा है? नीचे की ओर, तो माइनस एक्सेलरेशन के लिए लीजिए माइनस ऑफ g। टाइम कितना लिया? t। तो कितना टाइम आएगा? इसको सोल्व करेगा तो टाइम आएगा अपना u/g। यानी इसको मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगता है? u/g। ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट कितनी होती है? तो हाइट तो भाई डिस्प्लेसमेंट है, और ऊपर की तरफ मेजर करेंगे, भाई यहाँ से यहाँ तक तो गया, तो ऊपर की तरफ मेजर करेंगे तो क्या लेंगे अपन? भाई अपना रेफरेंस लाइन वहाँ से लेते हैं जहाँ से मोशन स्टार्ट होता है, तो मैंने यहाँ से ली। अब यहाँ से आप ऊपर गए तो हाइट ऊपर होगी, ऊपर यानी डिस्प्लेसमेंट ऊपर, यानी पॉजिटिव लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट या तो यहाँ है, इसमें ये टाइम रखो कि इतने टाइम बाद इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, या फिर इसको यूज़ करो, आपको फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हुई अपनी? 0। इनिशियल वेलोसिटी अपनी u², एक्सेलरेशन -g, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? +h। ध्यान रखना ऊपर की ओर लिया है रेफरेंस लाइन से तो प्लस, तो आपके पास मैक्सिमम हाइट जो आएगी वो आएगी u²। क्लियर? अब ये ऊपर पहुंच गया, ऊपर इसकी स्पीड 0 हो गई, 0 होने के बाद ये वापस नीचे आएगा, किसकी वजह से? एक्सेलरेशन की वजह से। अब इसी केस को मैंने दूसरा केस बना दिया। मैंने क्या बोला कि यहाँ से कोई बॉल ड्रॉप कर दो, अभी भी इसकी स्पीड जब ड्रॉप करेंगे ना तो स्पीड क्या होती है अपनी? इनिशियल स्पीड 0। भाई किसी चीज़ को ड्रॉप करेंगे तो स्पीड क्या दी मैंने? 0। ये केस और ये केस सेम ही तो है। ऊपर जाने के बाद दूसरी पोजीशन यही तो है कि वो 0 पे पहुंचा, अब स्पीड 0 से छोड़ दिया। भाई 0 से वापस आया या 0 से मैंने छोड़ दिया, एक ही बात है। तो यहाँ भी स्पीड 0, यहाँ भी स्पीड, ये ऊपर से नीचे आया, ये भी ऊपर से नीचे आया, तो नीचे से ऊपर जाने का मोशन कवर हो चुका। अब ऊपर से जब नीचे आएगा तो अब मैं क्या बोलूँगा कि रेफरेंस लाइन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जहाँ से अपना क्या है? मोशन स्टार्ट होता है। ठीक है, अब क्या लेंगे? इनिशियल स्पीड क्या है इसकी? 0, और की तरह डाउनवर्ड। भाई इनिशियल स्पीड छोड़ते ही किधर गया? नीचे आया, तो इनिशियल स्पीड डाउनवर्ड हुई, छोड़ते ऊपर थोड़ी गया। तो यानी कि ये नेगेटिव होगा अपना इनिशियल स्पीड। अब इस फॉर्मूले में आप रखोगे कि इसको कितना टाइम लगा नीचे आने में। एक्सेलरेशन अभी भी कितना लग रहा है जी? नीचे की ओर। तो पहले देखो, जब मैं इसको यहाँ से छोड़ूंगा, इनिशियल स्पीड 0, तो पहले मैं चेक करूँगा कि फाइनल स्पीड, मान लो यहाँ पे आने पे फाइनल स्पीड कितनी होगी उसकी? v। तो मैं लिख सकता हूँ v भाई नीचे की ओर है रेफरेंस लाइन से, तो -v = u+80 है। तो u भी किधर है अपना? u भी नीचे की ओर है, फाइनल स्पीड भी नीचे की ओर है, एक्सेलरेशन भी नीचे की ओर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब v अपना ये माइनस सारा हट जाएगा, तो v = इनिशियल स्पीड 0, तो v = dt। यानी कितना टाइम लगेगा इसको? v/g। या फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? v =
GT। यहाँ आने पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी GT। टाइम कितना लगा, अगर बोले कि फाइनल स्पीड इतनी हो जाती है तो कितना टाइम लगता है v/g। यानी आप इनमें से कोई एक वेरिएबल देगा कि इतना टाइम लेता है यहाँ से यहाँ तक आने में तो स्पीड बताओ, या फिर बोलता है कि यहाँ तक आने में स्पीड इतनी हो जाती है तो टाइम बताओ, निकल सकता है। ठीक है, सेम मैक्सिमम हाइट, यानी हाइट भी अब अपना डिस्प्लेसमेंट यहाँ से देख सकते हैं या यहाँ से भी देख लो कि ये कितनी डिस्टेंस कवर की। सपोज करो h की, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी होगी v, मैं लिख सकता हूँ v² इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड इसकी क्या थी भाई, स्क्वायर में प्लस माइनस मैटर नहीं करता, ठीक है, माइनस ऑफ g -2g, एक्सेलरेशन नेगेटिव नीचे की ओर, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से नीचे आए अपन, यहाँ से नीचे, यहाँ से मेज़र करोगे यहाँ आए तो नीचे तो लिखेंगे माइनस ऑफ h, तो v² इज इक्वल टू वही अपना क्या आ जाएगा 2gh। ठीक है, तो अगर अपन h हाइट से किसी चीज़ को छोड़ते हैं तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v इज इक्वल टू √2gh। क्लियर। अगर u हाइट से, u स्पीड से ऊपर फेंकोगे तो कितनी हाइट जाएगा u²/2g। अगर h हाइट से ड्रॉप करोगे तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी √2gh। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी में इतना ही है। बाकी अपन क्या करेंगे, जैसे जैसे न्यूमेरिकल आएंगे ना अच्छे, उनमें अपना कंसेप्ट और क्लियर होता चला जाएगा। बस ये बेसिक सी चीज़ है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, ओके, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। ओके, तो अब अपन क्या पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके जस्ट बाद है मोशन अंडर ग्रेविटी के बाद है प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो, मोशन अंडर ग्रेविटी वन डायमेंशन में था। वन डायमेंशन का मतलब है जिस पाथ से ऊपर जा रहा था उसी पाथ से नीचे आ रहा था। कोऑर्डिनेट एक चेंज हो रहा था, मान लो मैं इसको y बोल दूँ तो एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हुआ y y y y y, टाइम के रेस्पेक्ट में फिर y y y y चेंज हुआ। तो यानी ये कैसा मोशन था अपना, मोशन अंडर ग्रेविटी वन डायमेंशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा है, टू डायमेंशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्चुअली हो क्या रहे हैं, 2 1D एक साथ इम्पोज हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अपन लेते हैं 2 डायमेंशन है तो एक को बोल देता हूँ मैं y एक्सिस या y डायमेंशन इधर की तरफ, और ये हो गया अपना x कोऑर्डिनेट। ठीक है, और इसमें वेरिएबल होते हैं अपने 2। किसी ऑब्जेक्ट को u इनिशियल स्पीड से फेंका है, किस एंगल से, थीटा। ये थीटा एंगल कहाँ से है, x एक्सिस से। ठीक है, तो ये कैसे जाएगा, ऐसे, और इसका जो पाथ होता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक। ठीक है, पैराबोलिक, परवलय आकार का। अब देखो इसमें क्या चीज़ है, इसमें 2 1D मोशन कैसे एक साथ इम्पोज हो रहे हैं, आराम से देखो। अभी भी ये चीज़ किस पे है, अर्थ पे। भाई प्रोजेक्टाइल मोशन अर्थ से करते हैं अपन। ठीक है, अर्थ से किसी को प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो अभी भी देखो इसमें 2 मोशन है। मान लो ये अपनी अर्थ की सरफेस है, अगर मैं किसी पार्टिकल को ऊपर फेंकता तो ऊपर जाता 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 उसके बाद वापस आ जाता, तो एक तो ये मोशन हो गया। अब सपोज करो मैं इसको, इस बॉल को ऊपर फेंक रहा हूँ और साथ में इधर से मैं हवा के साथ ही आके अपना एक्सटर्नल वेलोसिटी भी दे रहा हूँ, यानी कि मैं इधर इसको और स्पीड दूँ तो ये इधर तो जाएगा प्लस इधर स्पीड होगी तो ऐसे जाएगा ना। भाई मान लो इधर से हवा चल जाए तो ये जाना तो ऐसे था, लेकिन हवा इसको ऐसे ले जाएगी। अब ये वापस आएगा तो भी ऐसे ही आएगा, हवा वापस ले आएगी। अब देखो इसमें 2 मोशन हो गए ना, एक तो ये ऊपर जाके आता सिंपल, एक इसको हवा इधर ले जाती, तो 2 मोशन हो गए। एक स्पीड इसको ऐसे मूव करा रही है, एक स्पीड ऐसे मूव करा रही है, तो ये ऐसे जाएगा वापस आता। कब, अगर कोई एक ही डायमेंशन होती है, मतलब ऊपर की तरफ फेंकते तो। अब इसको ऐसे फेंका है तो इसमें दो वेलोसिटी है, एक इधर वाला कंपोनेंट इधर वाला इसको ऐसे ट्राई करेगा, इधर वाला इधर ही लेके जाएगा, तो मोशन अपना कैसा होगा, ऐसा, पैराबोलिक। ठीक है, अब कंसीडर क्या करना है, अपने को सीखना है कि इस ऑब्जेक्ट के पास 2 स्पीड है। इधर जो होगा थीटा की तरफ वो होता अपना u cos थीटा, इधर जो स्पीड होगी वो क्या होगी u sin थीटा।
यानी u साइन थीटा तो इसको ऐसे मूव कराएगा, ऊपर ले जाएगा, वापस लाएगा, और u कोस थीटा इसको हमेशा इधर ही ले जाने की ट्राई करेगा। तो ये पार्टिकल कैसे जाएगा, ऊपर जाते वक्त तो इधर जाएगा, फिर नीचे आते वक्त वैसे आ जाएगा। गया तो ऊपर जाके नीचे, लेकिन इधर की स्पीड क्या थी, u कोस थीटा, वो भी इसको कैसे ले गई, राइट हैंड की तरफ। ठीक है, अब देखो दो चीज़ है, ये अर्थ के ऊपर है प्रोजेक्टाइल, इसका मतलब है ग्रेविटेशन अभी भी किधर लग रहा है, नीचे की ओर। अब अपने को क्या करना है, सिंपल सा है, दो डायमेंशन हो गई, एक तो एक्स एक्सिस डायमेंशन हो गई, एक वाई एक्सिस, यानी कि 2D में अपन जब किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो अपने रूल वही रहते हैं। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, दो मोशन एक साथ पढ़नी है। एक तो कौन सी मोशन, एक्स डायरेक्शन की मोशन। तो एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखूंगा मैं, कि भाई वी एक्स यानी कि एक्स डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए टी। एक्स भी कैसा भाई, एक्स नीचे एक्स लगाने का मतलब है एक डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इज एक्स डायरेक्शन, टाइम इन भाई कितना टाइम कवर किया इसने यू से वी होने में। तो एस लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को मैं डायरेक्ट कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, भाई ऐसे ही तो होता था एस एक्स, तो उधर जो मैं सीधा कोऑर्डिनेट से प्रेजेंट करता हूँ, तो क्या लिखेंगे अपन, यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। ऐसे क्या होगा अपना, वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स इंटू एक्स, एस होता है डिस्प्लेसमेंट। ऐसे अपन वाई डायरेक्शन के लिए क्या लिख सकते हैं भाई, इसकी वाई डायरेक्शन के लिए ये भी तो लिखेंगे, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, जहाँ ये वाई क्या बताता है, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। ऐसे में क्या लिख सकता हूँ, वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। ऐसे ही वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2 ए वाई वाई। क्लियर हो गया। अब इन दो मोशनों को अपने को एक साथ रीड करना है, बस इतना सा काम है। एक्स डायरेक्शन के वेरिएबल अपने को पता है, वाई डायरेक्शन के वेरिएबल अपने को पता है। अब इनको दो को एक साथ क्या करना है, रीड करना है, या एक साथ इनकी क्या करनी है, स्टडी। ठीक है, तो सबसे पहले लेता हूँ मैं, आपको क्या क्या वेरिएबल है प्रोजेक्टाइल मोशन में, आपको गिवन क्या है, गिवन चीज़ देखो क्या दे रखा है आपको। आपको ऐसा दे रखा है कि प्रोजेक्टाइल ये प्रोजेक्टाइल अपना ऐसे पाथ फॉलो करता है यू स्पीड और थीटा एंगल से। ठीक है, यू इसकी इनिशियल स्पीड है। ठीक है, आपको क्या क्या गिवन है, मान लो इधर वाई डायरेक्शन में कंसीडर करता हूँ, इधर एक्स, तो आपको इनिशियल स्पीड इन एक्स डायरेक्शन पता है, यू एक्स पता है, कितना है यू कोस थीटा। तो इधर कितनी होगी डायरेक्शन वेलोसिटी यू साइन थीटा, तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी पता है यू साइन थीटा। अच्छा, एक्सेलरेशन हर बार किधर लग रहा है, जी। आपको ए एक्स पता है क्या, इधर कोई एक्सेलरेशन है क्या, एक्सेलरेशन एक ही है ग्रेविटी का, वो भी कैसा है नीचे की ओर। तो इधर एक्सेलरेशन क्या है, 0, इसको कोई एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, इसके पास स्पीड ज़रूर है, लेकिन ये स्पीड क्या है, कांस्टेंट। भाई यू भी आपको कांस्टेंट मिलेगा, थीटा भी कांस्टेंट मिलेगा। इसका मतलब है कि ये स्पीड कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन हो ही नहीं सकता, स्पीड में चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन नहीं आएगा। तो ए एक्स कितना है अपना 0, ए वाई यानी वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, किधर है, ऊपर है, नहीं नीचे है, तो क्या लिखेंगे भाई, इनके साइन कन्वेंशन माने मैंने, ये इधर स्पीड तो पॉजिटिवली, ऊपर स्पीड तो पॉजिटिवली। ठीक है, एक्सेलरेशन नीचे तो मैंने क्या लिया, नेगेटिव। एक्सेलरेशन अगर ऊपर होता तो मैं क्या लेता, पॉजिटिव। आपको ये 4 वेरिएबल दिए, अब बताओ, आपको यू एक्स दिया है, ए एक्स दिया है, आपको टी टाइम पता चल जाए तो वेलोसिटी पता चल जाएगी। इधर भी यू वाई दिया है, ए वाई दिया है, टाइम पता चल जाए तो आपको वेलोसिटी पता चल जाएगी फाइनल। अगर आपको टाइम पता चल जाए, इनिशियल वेलोसिटी पता चल जाए, यू वाई ए वाई आपको पता है, टाइम पता चल जाए, तो आप बता सकते हैं कितनी हाइट पे चला गया होगा। वाई क्या है, वाई है अपवर्ड कितनी हाइट पे गया, यानी अपवर्ड कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से एक्स भी पता चल जाएगा, यू एक्स आपको पता है, ए एक्स आपको पता है, एक्स पता चल जाएगा, तो आप इधर मतलब इन वेरिएबल में अपन खेलेंगे। ठीक है,
तो अब क्या करना है, एक बार तो मैं इसको हटा देता हूँ, आप इनको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट दिमाग में रखें, ठीक है। अब एक बात बताओ, चलो मैं एक बार इसको रब कर देता हूँ, फिर जगह हो जाएगी अच्छे से। यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ये वाई डायरेक्शन है, ये अपनी एक्स डायरेक्शन है। इसको मैंने यू से फेंका थीटा एंगल पे, तो इधर अपनी स्पीड हुई यू कोस थीटा, इधर अपनी स्पीड हुई यू साइन थीटा। इधर एक्सेलरेशन हुआ अपना 0, इधर एक्सेलरेशन अपना क्या हुआ माइनस जी का मतलब है अंडर ग्रेविटी। अब ये ऐसा पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। अब देखो अपने को क्या चाहिए, रैंडम टाइम टी पर कि मैं बोलूँ 10 सेकेंड बाद ये कहाँ होगा, तो सीधा सा है इसी पाथ पे कहीं ना कहीं होगा, क्लियर। मैं बोलूँ टी टाइम सेकेंड बाद, 10 सेकेंड बाद, भाई इसी ने इस पाथ को फॉलो कर रहा है तो इसी पाथ पे होगा कहीं ना कहीं। मैं बोलूँ टी टाइम बाद मान लो कि अपना पार्टिकल कहाँ आ गया, मैंने यहाँ से फेंका, टी टाइम में कितना आया यहाँ तक, क्लियर हुआ। अब टी टाइम बाद अपन क्या क्या चीज़ चाहते हैं, टी टाइम बाद अपन चाहते हैं इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यानी टी टाइम बाद ये कहाँ पे, इसकी पोजीशन कहाँ है, यानी ये कहाँ पे पहुँच चुका है। दूसरा, इसके पास वेलोसिटी क्या होंगी, यानी कि इसके पास कितनी स्पीड होगी। अब दूसरा, इसके पास उस टाइम पे कितना एक्सेलरेशन होगा। पहले तो ये 3 बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ कि टाइम टी में, ये टी टाइम पे यहाँ से यहाँ तक आया, दोनों मोशन कर रहा है, एक्स में भी और वाई में भी। तो एक्स में ये वेरिएबल इसके साथ हैं, वाई में ये वाले वेरिएबल इसके साथ हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये यहाँ से यहाँ तक जितने टाइम में आया, भाई ये यहाँ से यहाँ तक जितने टाइम में आया, तो यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम में तो बोलेंगे, भाई इसका प्रोजेक्शन यही तो है कि एक्स कोऑर्डिनेट कितना कवर किया, यानी एक्स कोऑर्डिनेट यानी एक्स एक्सिस पे कितना चला, एक्स डायरेक्शन में कितना चला, ये वाली पोजीशन तो चला यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको मान लूँ मैं एक्स, वाई में कितना चला, तो ये वाली पोजीशन अपनी वाई। तो मैं चाहता हूँ कि इसके कोऑर्डिनेट मिल जाए। अगर आपको इस पॉइंट के पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाए तो आपको पोजीशन पता चल जाएगी कि एक्स कितना है, वाई कितना है। अब निकालते हैं, चलो एक्स क्या है, एक्स है एक्स एक्सिस की तरफ या पॉजिटिव एक्स की तरफ, मतलब एक्स डायरेक्शन में या आई कैप डायरेक्शन में। इसको इधर भी लिख लेता हूँ, आई कैप डायरेक्शन में टी टाइम में कितना कवर हुआ, तो आई कैप डायरेक्शन में, यानी कि आई कैप डायरेक्शन में क्या क्या चीज़ है अपने पास, वेलोसिटी है, तो x इज इक्वल टू यू टी। तो ये एक्स डायरेक्शन में क्या मूव कर रहा है, ये चीज़ें। तो स्पीड कितनी है इनिशियल, यू कोस थीटा। टाइम कितना लिया, जितना यहाँ पहुँचने में लिया उतना कोऑर्डिनेट पहुँचने में लिया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इधर एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो एक्स कोऑर्डिनेट यही तो हो गया कि यू कोस थीटा इंटू टी इंटू यू कोस थीटा इंटू टी। यू कोस थीटा से इधर जा रहा है, एक्सेलरेशन है नहीं। टी टाइम में कितनी दूरी तय करेगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। ओके, आज वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट मतलब डिस्प्लेसमेंट के ऊपर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इनिशियल स्पीड यू टी, इनिशियल स्पीड वाई डायरेक्शन में क्या है, यू साइन थीटा इंटू टी। फिर होता है अपना प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, तो क्या लिखूँगा, प्लस हाफ ए वाई कितना है, एक्सेलरेशन नीचे की ओर, तो लिखूँगा माइनस ऑफ जी। टाइम कितना लिया, टी स्क्वायर। बस इतनी पोजीशन पे पहुँच जाएगा, यानी ये वैल्यू जो आएगी उसको मैं जे कैप के साथ लिख दूँगा, तो पोजीशन आ गई ना। जैसे मान लो 2 3 पे पहुँचा तो 2i 3j, तो ऐसे कोऑर्डिनेट को क्या लिखते हैं, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सॉरी इसकी पोजीशन देखो पहले, तो इसकी पोजीशन क्या होगी, पोजीशन जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो बनेंगे यू कोस थीटा इंटू टी कोमा, भाई आई कैप में तो इतना पहुंचेगा, प्लस पोजीशन ऐसे ही तो लिखते हैं कि आई कैप में कितनी पोजीशन है इंटू आई कैप, प्लस वेक्टर में पढ़ा अपन ने, वाई में मतलब ऊपर की ओर कितना डिस्टेंस कवर किया, ये वाला। तो ऐसे तो लिखेंगे यू साइन थीटा इंटू टी
माइनस हाफ GT² इंटू जे कैप। ऐसे तो लिखा जाता है यार कोऑर्डिनेट को, XI प्लस YJ पढ़ा था ना, पोजीशन R इज इक्वल टू XI प्लस YJ। तो X में कितना कोऑर्डिनेट चला, Y में इतना, ठीक है। मैं बोलूँ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ रहे हो, डिस्प्लेसमेंट है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। आपको ये पता है X, ये पता है Y, तो आप ये वाला नहीं निकाल सकते क्योंकि ये एंगल 90 है। तो ये क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, रूट ऑफ x² प्लस y², रूट ऑफ x² प्लस y², यही तो होगा। अब यहाँ से निकाल सकते हैं, तो क्या वैल्यू आएगी अपनी, ये आ जाएगी u cos थीटा इंटू टी इसका स्क्वायर प्लस u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ GT² इसका स्क्वायर। बस इसको सोल्व कर लेंगे, जो भी आएगा आ जाएगा, ठीक है। ये तो अपना हो गया इसके कोऑर्डिनेट, यानी टी टाइम बाद ये कहाँ पहुँचा। अब टी टाइम बाद इसकी स्पीड क्या होगी, तो मैं बोलूँ वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी। तो टी टाइम बाद वेलोसिटी क्या होगी, तो अपन रूल कैसे लगाएंगे, Vy इज इक्वल टू UI प्लस AYT, y डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में Vx इज इक्वल टू UX प्लस AYT। भाई टी टाइम में तो इतना ही चलेगा ना, तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी टी टाइम बाद, निकालो। UX कितनी है, Vx कितनी होगी, यानी x डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी कब, टी टाइम के बाद, यानी कि यहाँ पे इसकी स्पीड 2 है। भाई यहाँ भी इसकी 2 स्पीड थी, यहाँ भी इसकी 2 स्पीड थी। एक अपनी क्या है Vx, एक अपनी क्या है Vy। तो मैं बात कर रहा हूँ Vx कितनी होगी, यहाँ से निकाल लेंगे, Ux पता है, Ax पता है, कितना आएगा Ax 0, तो Ux कितना है, तो Vx की वैल्यू सीधी सीधी आ गई u cos थीटा। और वैसे भी सोच रहे अपन देख रहे हैं कि इधर ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रही, कितने टाइम बाद देख लो ऐसे ही चलता रहेगा। बाकायदा यहाँ आने के बाद ये टकरा जाएगा वो बात अलग है, लेकिन ये ऐसे ही चलेगा, इधर यहाँ से यहाँ तक आएगा तब तक। तो y में कितनी होगी वेलोसिटी, y में वेलोसिटी वो टाइम पे डिपेंड करेगी कि कितना कब पहुँचा कब नहीं पहुँचा। तो y के लिए ये वेरिएबल है, Vy कितना होगा, इनिशियल स्पीड कितनी है u sin थीटा, एक्सेलरेशन कितना है y डायरेक्शन में माइनस g, टाइम कितना लिया यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में t। तो इस पॉइंट पे टी टाइम बाद इसके पास 2 वेलोसिटी है, x वाली तो कांस्टेंट हुई, ये तो चेंज ही नहीं हुई टाइम के साथ, y वाली ऐसे चेंज हो गई। तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी के लिए मैं लिख सकता हूँ ना i कैप, y वाली डायरेक्शन के लिए j कैप, यानी कि यार अपन वेलोसिटी को भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी को लिखा जा सकता है ना कि i कैप में कितनी वेलोसिटी है वेक्टर के रूप में और j कैप में कितनी वेलोसिटी है, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस GT j कैप। अब मैं बोलूँ इसके पास स्पीड कितनी होगी, तो स्पीड के लिए पता है आपको क्या करना है, स्पीड होता है मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, इसका मॉडुलस निकालो। इसके पास 2 वेलोसिटी है वेक्टर में है, दोनों को जोड़ना है, Vx इधर है Vy ऊपर है, दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो स्पीड कितनी होगी अंडर रूट ऑफ x डायरेक्शन की वेलोसिटी प्लस y डायरेक्शन की वेलोसिटी, ऐसे ही तो निकालते हैं जब 90 डिग्री का होता है, तो यही तो आता है। तो अब स्पीड अपनी होगी, क्या करना है, रूट में u cos थीटा का स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस GT स्क्वायर, इसका रूट निकालोगे ये तो आओगी अपने पास कि यहाँ पे स्पीड कितनी है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है कोऑर्डिनेट्स के रूप में, स्पीड कितनी है, यहाँ की पोजीशन क्या है, टी टाइम बाद कितनी पोजीशन है, टी टाइम बाद डिस्प्लेसमेंट कितना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, टी टाइम बाद एक्स वेलोसिटी में मतलब एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, टी टाइम बाद वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, टी टाइम बाद स्पीड कितनी है। अब देखो एक चीज़ 0 हो सकती है, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो इसकी
वाई डायरेक्शन की इस वेलोसिटी वी वाई हो सकता है जी टी की वैल्यू ऐसी आ जाए कि इसको कैंसिल कर दे, यानी वी वाई ज़ीरो हो सकता है, ये कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। अगर यू ज़ीरो नहीं है तो ये ज़ीरो नहीं होगा, कोस थीटा ज़ीरो नहीं है तो ज़ीरो नहीं होगा। अगर मतलब ये चीज़ कांस्टेंट है तो एक्स स्पीड कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, एक्स की वेलोसिटी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। वाई में वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है, अपन ने पढ़ा भी था, जब किसी प्रोजेक्टाइल के ऊपर किसी पार्टिकल को ऊपर फेंकते हैं तो वो एक टाइम बाद एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है, तब उसके पास स्पीड क्या हो जाती है, ज़ीरो। उसके बाद एक्सेलरेशन लगता है, फिर वापस स्पीड बढ़ती है। तो इसमें भी वही फिनोमिना है कि एक टाइम बाद जब ये ऊपर पहुंचेगा इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तब इसके पास वेलोसिटी ज़ीरो होगी, लेकिन कौन सी, वाई डायरेक्शन की। एक्स डायरेक्शन की अभी भी ज़ीरो नहीं हुई। अगर कंप्लीटली पूछे तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी है, कंप्लीटली पूछे तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी है, कौन सी है, x1। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी इसकी नहीं है, लेकिन टोटल वेलोसिटी तो है, किधर भी हो, x में हो चाहे y में, है तो सही वेलोसिटी, ठीक है। अब वेलोसिटी निकल सकती है। अब बात करूँ मैं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन तो सीधा सीधा है यार, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मोशन है, ये भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ए को क्या लिख सकता हूँ, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन दिया है नहीं अगले ने, वाई डायरेक्शन में दिया है नीचे की ओर, तो नीचे की ओर क्या लिखेंगे भाई, नीचे की ओर का मतलब है ऊपर आई कैप है तो नीचे, ऊपर जे कैप है तो नीचे माइनस जे कैप, तो एक्सेलरेशन अपना आ जाएगा माइनस ऑफ जी जे कैप। बस आपको इसमें सब कुछ पता चल गया ना, क्लियर हो गया कि टी टाइम बाद आप इसके कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो, टी टाइम बाद इसके डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो, टी टाइम बाद इसकी स्पीड निकाल सकते हो, एक्स में भी वाई में भी, टी टाइम बाद इसकी स्पीड निकाल सकते हो, टी टाइम बाद वेलोसिटी के कंपोनेंट निकाल सकते हो, टी टाइम बाद एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। निकालना क्या है, वो तो हर बार कांस्टेंट है, ठीक है। कि एक प्रोजेक्टाइल है, वो ये वाई यू से फेंका थीटा एंगल पे, एक्स कोऑर्डिनेट, इसका पाथ कैसा आया था, पैराबोलिक। लेकिन मैंने बोला कि ये टी टाइम बाद मान लो आफ्टर टाइम टी, ग्रेविटेशन अभी भी इस पे नीचे की ओर लग रहा है, आफ्टर टाइम टी ये पहुंच गया एक्स वाई पे, तो आपको एक्स की वैल्यू आ गई थी यू कोस थीटा इंटू टी, जस्ट अभी देखा है। वाई की वैल्यू भी आ गई थी यू साइन थीटा टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, आ गई थी ना। एक्स की वेलोसिटी, एक्स का पता चल गया था, एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, इधर की स्पीड इंटू टाइम, वाई कोऑर्डिनेट भी पता चल गया था, इधर की स्पीड, इक्वेशन ऑफ मोशन के यूज से, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, मैं बोलूँ इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, ट्रेजेक्ट्री होता है जिसमें टाइम का फंक्शन ना हो, यानी कि टाइम को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। अब इसमें से टाइम उठा के इसमें रखोगे तो देखो टाइम कितना रखना है, t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कोस थीटा। जब आप इसमें रखोगे तो अपने पास जो निकल के आएगा वो याद रखना है वर्बली, मैं बोलूँ वर्बली, यानी कि मुंह से बोल के अपने को याद होना चाहिए। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से दिख भी रहा होगा यू साइन थीटा, इसको टाइम से मल्टीप्लाई करोगे एक्स बचेगा, यू कट जाएगा टेन थीटा, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, हाफ जी है ही, टाइम को रखोगे तो ये स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर होगा। ये अपनी है ट्रेजेक्ट्री, और ये किसकी ट्रेजेक्ट्री है, पैराबोला की। क्लियर है। अब देखो पैराबोला मैथमेटिक्स में तो ऐसे खींचा जाता है, ठीक है। अब ये भी ऐसे पैराबोला ही है, ये लोग बढ़ा दोगे तो ये पैराबोला ही है भाई। ये पैराबोला स्टैंडर्ड होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाला, ये पैराबोला ऐसा है तो पैराबोलिक ही। अब पैराबोलिक में एक चीज़ याद रखना, एक होती है लेक्टम रेक्टस, यानी कि हिंदी में बोलते हैं नाभिलंब। इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसको इंट्रोड्यूस किया मैंने। रेक्टम लेक्टस या लेक्टम रेक्टस वो क्या होती है, वो होती है इस पैराबोला की ऐसी कुछ डिस्टेंस। तो इस पैराबोला की ऐसी कुछ डिस्टेंस मान लो, मानने में क्या जाता है, बस अपने को तो याद रखना कि ये नाभिलंब कितना होता है। इसको इन्वर्ट कर दो, बस इसका एक्स स्क्वायर छोड़ दो और इसको इन्वर्ट कर दो,
2u cos स्क्वायर थीटा बाई जी। मैंने कहा सेकेंड टर्म का एक्स स्क्वायर छोड़ो और इसको पलट दो। ये अपना है रेक्टम लेक्टस, जो भी बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं नाभिलम, यानी ऐसे पार्ट का ये वाला हिस्सा। भाई इस पैराबोला का कोई सेंटर होता होगा, उससे पास करने वाला है, तो ये डिस्टेंस कितनी होती है अपनी 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाई जी। ये अपने काम आएगी अच्छे न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो एक तो हो गया अपना ट्रेजेक्ट्री। अब इसमें से अपने को क्या चीज़ें और पढ़नी है, वो पढ़नी है कि जब ये कोई प्रोजेक्टाइल अपना पाथ कवर करता है तो 3 चीज़ें पढ़नी है। टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी, यानी कि ये कितना टाइम लेता है, ठीक है। रेंज होती है कि ये ओरिजेंटली कितना डिस्प्लेस्ड हुआ, ठीक है, इसे बोलते हैं अपन आर। एक पढ़नी है अपनी हाइट, कैसी हाइट, मैक्सिमम हाइट, कि ये किसी पॉइंट पे अपनी क्या अटेंड करता है, मैक्सिमम हाइट, उसको बोलते हैं अपन एच। निकालते कैसे हैं यहीं से सिखा देता हूँ मैं। देखो एक्स, अच्छा शुरू में इसकी स्पीड क्या थी u, यानी शुरू में y डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, यहाँ से चेक कर सकते हैं अपन। अब मान लो सिर्फ y डायरेक्शन को आपको निकालना t, कैपिटल T, यानी कितना टाइम लिया। तो भाई इसने यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लिया, कैपिटल T। यहाँ टाइम क्या था 0, यहाँ टाइम कितना हुआ, कैपिटल T। भाई घड़ी लेके मेजर हुआ, कैपिटल T कुछ भी हो सकता है, 10 सेकंड 20 सेकंड। यहाँ टाइम कितना था 0, यहाँ टाइम 0 था, तब यहाँ की पोजीशन y डायरेक्शन में क्या थी, यहाँ की पोजीशन यानी कि y कोऑर्डिनेट कितना था, भाई टाइम 0 तो ये भी 0, यानी कि t बराबर 0 पर, इसके लिए बता रहा हूँ मैं, t बराबर 0 पर y बराबर अपना 0 था, लेकिन t बराबर t पर भी तो y बराबर 0 है। जब ये यहाँ से आके यहाँ पहुँच गया तब भी ऊपर थोड़ी है, इनिशियल पोजीशन भी ये है, फाइनल पोजीशन भी ये है, शुरू में भी 0, टी टाइम के बाद भी 0। जब आप इसमें कैपिटल T रखेंगे t की जगह और y बराबर 0 रखेंगे तो रख दो, कैपिटल T की जगह t, ये 0 हो गया, तो अपने पास जो टाइम आएगा एक टाइम कट जाएगा, रख भी लेता हूँ यार। तो अपने पास आएगा u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया टी टाइम बाद भी, तो अपने पास टाइम आएगा वो आएगा 2u sin थीटा बाई जी। रिमेंबर इट, याद रखना है। क्या मतलब है, मतलब ये है सीधा सा, उधर उसमें कितना टाइम आया था अपना, अभी देखो जस्ट अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ऊपर जाने में कितना टाइम आया था u बाई जी, तो नीचे आने में भी कितना टाइम आएगा u बाई जी। जितना ऊपर जाने में लगा उतना नीचे आने में लगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ 2u बाई जी। कब, मोशन अंडर ग्रेविटी। प्रोजेक्टाइल मोशन में सेम चीज़ है, ऊपर की ओर कितनी वेलोसिटी है, यहाँ पे u, यहाँ पे ऊपर की ओर कितनी वेलोसिटी है, ऊपर कौन लेके जा रहा है, y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी तो ऊपर लेके जा रही है, x वाली तो इधर लेके जा रही है, ऊपर कौन लेके जा रहा है u sin थीटा। तो वेरिएबल कौन सा यूज लेंगे, जो ऊपर ले जा रहा है, ऊपर कौन लेके जा रहा है u sin थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा 2u बाई जी, ये ऊपर की ओर इसमें ऑलरेडी थी, इसमें कौन सा कंपोनेंट लेंगे जो उसको ऊपर ले जा रहा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा 2u sin थीटा बाई जी, जिसमें से जितना टाइम यहाँ तक आने में लेगा उतना यहाँ तक लेगा, यानी u sin थीटा ऊपर जाने में कितना टाइम लेगा u sin थीटा बाई जी, ऊपर से नीचे आने में कितना लेगा u sin थीटा बाई जी, टोटल टाइम कितना लेगा 2u sin थीटा बाई जी। क्लियर है। अब बताओ रेंज। अच्छा रेंज आपको साफ साफ दिख रहा है भाई, टी टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है, ये टी टाइम में यहाँ से यहाँ तक भी तो पहुँचा है, तो रेंज कितना है कि इधर इसको कितनी स्पीड लेके गई थी u cos थीटा। भाई इधर कौन लेके जा रहा है u cos थीटा, कितने टाइम तक ले गया यहाँ तक पहुँचने में, कैपिटल टी टाइम। भाई यहाँ तक भी टी टाइम लिया, तो इधर कौन लेके गया है, इधर लेके कौन गया है u cos थीटा, कितने टाइम तक लेके गया कैपिटल टी, उसके बाद तो ये यहाँ पहुँच गया, तो इसको r को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। तो r अपना आएगा, टी की जगह वैल्यू रखो 2u sin थीटा बाई जी,
तो आर अपना निकल के आएगा 2 को छोड़ो u² साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, इसी प्रकार जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो अपन एक रूल लगा सकते हैं ना, जैसे ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो इसके पास वी वाई वाली वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, वी वाई वाली वेलोसिटी क्या निकाली थी थोड़ी देर पहले, जस्ट आपको ध्यान हो तो वी वाई आई थी अपनी u साइन थीटा आई थी ना, वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। और एक रिलेशन और आया था अपना बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2g वाई से। या फिर देखो मैं एक बार इसको रब कर देता हूँ, यहाँ आराम से लिख लेंगे। देखो ट्रेजेक्ट्री वाले इक्वेशन को आपको याद ही रखनी है सीधी सीधी। अच्छा, वेरिएबल में खेल रहे थे तो अपने पास आया था ना कि यू वाई इनिशियल स्पीड वाई डायरेक्शन में क्या थी यू साइन थीटा, इनिशियल में एक्सेलरेशन क्या था अपना -g। तो फाइनल वेलोसिटी एक रिलेशन लिख सकता हूँ मैं, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई। क्लियर है, वाई क्या था कि वो कोऑर्डिनेट यानी कितनी हाइट पे वो गया। मैं बोल रहा हूँ जब ये मैक्सिमम हाइट यानी h पे पहुँच जाएगा अपवर्ड तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। यानी इस रिलेशन से देखो फाइनल वेलोसिटी इसकी हो जाएगी 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, प्लस तो ay कितना है तो इसको -2g। y कितना हो जाएगा मैक्सिमम हाइट पे, y कोऑर्डिनेट कितना पहुंच जाएगा h, मैक्सिमम हाइट h। तो h की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी u स्क्वायर या फिर u साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन 2g। क्लियर है, उसमें h क्या आता था कब, जब अपन इसको क्या करते थे u से फेंकते थे तो u स्क्वायर बाई 2g आता था। u स्पीड से इसको ऊपर फेंकेंगे तो कितनी हाइट आती थी मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर बाई टी। उधर कौन लेके जा रहा था ऊपर u, इधर कौन लेके जा रहा है u साइन थीटा। तो एनालॉजी सेम है, ऊपर कौन लेके जा रहा है u y, तो u y क्या है u साइन थीटा, तो u साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, अब साथ में अपन को क्या कर इसकी मैक्सिमम चलो अपन ने क्या क्या चीज़ पढ़ी, इसकी ट्रेजेक्ट्री। ये अगर u से फेंका मैंने थीटा एंगल पे तो मैंने ये पढ़ा कि इधर इसकी स्पीड u कोस थीटा थी, इधर इसकी इनिशियल स्पीड u साइन थीटा थी, एक्सेलरेशन नीचे की ओर g लग रहा था। ठीक है, मैंने पढ़ा ट्रेजेक्ट्री, डायरेक्ट याद है, बोलो वर्बली x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, मैंने पढ़ा टाइम ऑफ फ्लाइट, मैंने पढ़ा रेंज, रेंज कितनी आई थी अपनी, ऐसे याद रख लो, या तो इधर लेके कौन जा रहा है u कोस थीटा इनटू कितने टाइम तक लेके गया, जितने टाइम में यहाँ पहुँचा इतने टाइम में यहीं पहुँचा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो इतना ही तो टाइम लिया है उसने, अलग से थोड़ी टाइम लिया है। तो रेंज अपनी आई थी u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। एक पढ़ी अपन ने मैक्सिमम हाइट, ये कितनी आई थी u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ध्यान रखना। एक अपन ने पढ़ी मैक्सिमम हाइट यानी ऊपर कौन लेके जा रहा था u साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ऐसा आता था u स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, क्लियर है, ये सारी चीज़ आपको माइंड में होनी चाहिए सीधे सीधे। एक ये फिनोमिना ये याद होना चाहिए। ठीक है, h r और t में दो रिलेशन आपको याद रखने हैं, सीधे सीधे बता देता हूँ मैं। एक तो रखना है r tan थीटा इज इक्वल टू 4h, आप इसमें पुट करके देखें ये वैलिड है। ठीक है, दूसरा याद रखना अपने को h इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर बाई 8। आप इनमें ये वैल्यू रख के देखें h r और t में, तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई करता है। ठीक है, एक ये जो ट्रेजेक्ट्री की मोशन है इसमें अगर मैं r को इंट्रोड्यूस कर दूं,
आर को जब मैं इंट्रोड्यूस करूँगा तो मेरे पास आएगा y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। एक बार ट्राई करें, इसमें रखें एक्स टेन थीटा कॉमन लेंगे तो जो चीज़, और इसमें इस चीज़ का वैल्यू भी रखें। कहने का मतलब है आपको यू स्क्वायर कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से रख के रखेंगे तो आपके पास रिलेशन आएगा y इज इक्वल टू एक्स थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। इसको तो और भी ज़्यादा अच्छे से याद रखना है। क्लियर हो गया? अच्छा, एक चीज़ और याद रखनी है। वो क्या याद रखनी है कि जब इसको मैं, देखो ये एंगल थीटा है जो इसका टेंजेंट है ना, ये एंगल तो अपना क्या है? थीटा। अगर मान लो किसी पॉइंट पे ये प्रोजेक्टाइल अपना पहुंच गया यहाँ से यहाँ, अब इसको मैं इस पॉइंट से मिला दूँ, प्रोजेक्शन पॉइंट से और एंड पॉइंट से। अगर ये एंगल मेरा अल्फ़ा हो, ये बीटा हो, तो एक रिलेशन याद रखना है। वो क्या याद रखना है? टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा। डायरेक्ट यूज करेंगे। निकालना चाहो तो मैं इसको ठीक है, तो मैं उसको डिराइव करने के लिए क्या लूँगा कि मान लो ये एंगल अपना अल्फ़ा है, ये बीटा है, और ये वाला एंगल अपना क्या है? थीटा। ठीक है, अब सपोज करो ये कोऑर्डिनेट y है, ये x है, तो ये मैक्सिमम रेंज है, तो ये कितनी बचेगी? r माइनस एक्स। क्या मैं टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूँ यार आराम से। टेन अल्फ़ा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस y बाई एक्स प्लस टेन बीटा क्या है? y बाई आर माइनस एक्स। कॉमन लो के एलसीएम लोगे तो अपने पास आएगा x आर माइनस एक्स, ये इधर आएगा x कर जाएगा अपॉन आर, तो अपने पास क्या आया? y अपॉन एक्स इंटू आर अपॉन आर माइनस एक्स। एक ट्रेजेक्ट्री जस्ट यहाँ लिखी हुई थी अपनी, वो क्या थी? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर। ठीक है, जब यहाँ से आप निकालोगे y अपॉन एक्स और ये टर्म नीचे लेके आओगे तो यही तो अपना क्या है? निकालो यहाँ से टेन थीटा, यही तो आता है y अपॉन एक्स अपॉन ये टर्म आएगी तो इसको लिख सकता हूँ r माइनस एक्स अपॉन आर। ये r अपना ऊपर जाएगा, ये तो बनेगा y अपॉन एक्स आर अपॉन आर माइनस एक्स। तो क्लियर है? इसको ध्यान रखेंगे। इस फिनोमिना को रिलेशन आता है अपना टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा। अगर डायरेक्ट यूज लेने का हुआ तो अपन इसको क्या लेंगे? डायरेक्ट यूज। ठीक है, इसके साथ आपको दो चीज़ और बता कि इसी प्रोजेक्टाइल को अगर वैक्यूम में ना लिया जाए, मतलब इस प्रोजेक्टाइल की जब अपन स्टडी करते हैं ना तो अपन मानते हैं कि और कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कि और कोई अवरोध उत्पन्न नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मान लो कि ये जब कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं हो रहा तब इस प्रोजेक्टाइल का पाथ है ऐसा। फर्स्ट कब? वैक्यूम में, या सिंपल अपन सब समझ सकते हैं जब कुछ भी चीज़ नहीं दे रखी। तो इसका एंगल कितना है अपना? मान लो थीटा नोट। तो जितने एंगल से गया है उसी एंगल से ये क्या होगा? रिसीव होगा। ठीक है, अगर एयर में कोई रेजिस्टेंस हुआ, यानी कि एयर में कोई अगर अवरोध हुआ या हवा चल रही हुई या कुछ और हुआ तो अपना ये पाथ फॉलो नहीं करेगा। तो रियल कंडीशन में ये तो है अपनी आइडियल कंडीशन, और प्रैक्टिकल कंडीशन में क्या होगा? ये पाथ ऐसा होगा कुछ। ठीक है, अब देखो क्या चीज़ हुई। इस सेकंड पाथ को मैं बोलता हूँ, फर्स्ट तो कितना अपना निर्वात में, दूसरा है इन प्रेजेंस ऑफ ड्रैग, यानी कि इसमें क्या है? अवरोध उत्पन्न हो रहा हो। तो ये देखो जितना क्या क्या चीज़ कम हो गई। पहली चीज़, इसकी मैक्सिमम हाइट भी कम हो जाएगी, इसकी मैक्सिमम रेंज भी कम हो जाएगी, और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट भी कम हो जाएगा। एक तो देखो जब रेजिस्टेंस नहीं होता तो ज़्यादा देर तक जाता, तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी इसका क्या हो जाएगा? कम। दूसरी चीज़, ये जो एंगल है थीटा,
पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट है थीटा। ये थीटा बढ़ जाएगा कब, जब अवरोध उत्पन्न होगा तो ये ऐसे आएगा, यानी ये थीटा अपना कम है और ये थीटा अपना ज़्यादा है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू बढ़ जाएगी। मान लो इसको यू नोट स्पीड से फेंका है, तो ये रिसीव भी कितने से हुआ था, यू नोट से, लेकिन ये किससे रिसीव होगा, यू से, और ये स्पीड क्या हो जाएगी इसकी, कम हो जाएगी। क्लियर है, ये स्पीड क्या हो जाएगी, कम। भाई धीरे जाएगा धीरे आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ऊपर जाने में टाइम, ऊपर जाने में समय ज़्यादा लगेगा बजाय किसके, नीचे आने में समय कम लगेगा। कम लगेगा का मतलब ये है, अगर ये टाइम t1 है, ये t2 है, तो अपन बोल सकते हैं कि अपना t1 टाइम क्या होगा, t2 से ज़्यादा। यानी कि 4-5 कंडीशन है, आप इनको दिमाग में रखें कब क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और बता देता हूँ थ्योरेटिकल पॉइंट, चलो बस इतना ही सही है। अब अपना बचा क्या है, अपन ने इक्वेशन ऑफ मोशन कवर कर ली इसी एक लेसन में। दूसरा अपन ने क्या पढ़ा है, मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ लिया है। तीसरा अपन ने प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट पढ़ लिया। अब अपना बचा है सर्कुलर मोशन और रिलेटिव वेलोसिटी। अगला जो नेक्स्ट वॉल्यूम आएगा इसका, इक्वेशन ऑफ मोशन और इन सब का, तो उसमें अपना थ्योरी लगभग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो 2 लेक्चर अपने थ्योरी के रखेंगे, अगले 3-4 लेक्चर किसके रखेंगे, थ्योरी से अगले वो अपने न्यूमेरिकल्स के रखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आपको थोड़ी बहुत क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी। ओके, थैंक यू।